हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवदीप सर्स फिजिक्स क्लास। तो अपने जैसा कर रहे थे राजस्थान बोर्ड का चैप्टर नंबर 15 नाभिकीय भौतिकी, सीबीएसई बोर्ड में चैप्टर नंबर 13 है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये आज की तीसरी वीडियो है इस चैप्टर की। और इसमें जो अपने टॉपिक्स आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक्स अपने हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई, द्रव्यमान क्षति और नाभिकीय बंधन ऊर्जा। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद करने हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आने की चांस रहते हैं, इस चैप्टर में से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक है अपना वो है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, या इसे एटॉमिक मास यूनिट कह देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट लग रहा है कि ये एक क्या है, मात्रक है। ठीक है, मात्रक किसका है वो देखते हैं। आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, तो थ्योरी के द्वारा मैं आपको ज़्यादा समझाऊंगा। तो देखो क्या है कि नाभिक का द्रव्यमान सामान्यतः 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25 किलोग्राम की कोटि का होता है। ठीक है, कि जो नाभिक का द्रव्यमान होता है, नाभिक के अंदर होते क्या हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो उन सब का जो द्रव्यमान है वो लगभग 10⁻⁻27 किलोग्राम के नज़दीक आता है। तो अगर अपने क्या करें, जो इसका द्रव्यमान निकाल लें लगभग सभी नाभिकों का, तो वो इस रेंज के अंदर आता है। कोटि का मतलब इस रेंज के अंदर आता है 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25। देखो, पावर अगर पॉजिटिव हो तब तो क्या होता है कि छोटी पावर पहले आती है। जैसे अगर मान लो 10⁻2 से 10⁻4, तो ये हो गया मतलब 100 से लेके 10,000 तक। ठीक है, और अगर पावर नेगेटिव हो तो नेगेटिव में वैल्यू ये वाली छोटी होगी, और जो नेगेटिव में छोटी वैल्यू है वो वाली क्या होगी, बड़ी। मतलब इसमें 10⁻⁻27 छोटा है और 10⁻⁻25 इसमें क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो अब क्या है कि बुक में इसको 10⁻⁻25 से 10⁻⁻27 ही दिया हुआ है, लेकिन सही तरीका इसका ये है लिखने का, 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25 की कोटि का होता है। अतः व्यवहारिक रूप से इन मात्रकों का उपयोग करना सुविधाजनक नहीं होता। जैसे कि ऊपर अपने पढ़ा था कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो भी अपने फर्मी में नापते हैं, क्योंकि जो सामान्य मात्रक है उसमें 10 की पावर्स वगैरह आ जाती हैं। तो इतनी पावरों को सॉल्व करना संभव नहीं होता, तो अपने क्या करते हैं, इसके लिए एक अलग मात्रक परिभाषित करते हैं। अतः नाभिक का द्रव्यमान अन्य छोटे मात्रक, जिसे अपने क्या बोल देते हैं, ये मात्रक का नाम है उसका एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इसमें व्यक्त करते हैं। जैसे आपने त्रिज्या व्यक्त की थी वो फर्मी में थी, फर्मी मीटर में उसको अपने नापते हैं, फेम्टोमीटर में। तो उसी प्रकार जो नाभिक का द्रव्यमान है, द्रव्यमान को नापने के लिए अपने एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक उपयोग में लेते हैं। ठीक है, और इसका प्रतीक है वो क्या होता है, यू होता है। यू के द्वारा इसे दर्शाते हैं, जैसे ऊपर एफ एम से दर्शाते थे वैसे इसको यू से दर्शाते हैं। और एक चीज़ और लिखी हुई है कि इसका पूर्व प्रचलित नाम परमाणु द्रव्यमान मात्रक था, या परमाणु द्रव्यमान इकाई कह देते थे इसे पहले। पूर्व प्रचलित मतलब जो पुराना नाम था इसका वो भी दिया हुआ है, इसका परमाणु द्रव्यमान मात्रक। और इसका जो पुराना चिन्ह था वो AMU था। जो पुरानी बुक्स है आपको उसमें AMU लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, हम भी जब पढ़ते थे तब AMU ही चलता था। ये क्या है, लेटेस्ट मात्रक है इसका, जो मॉडर्न फिजिक्स में यूज होता है। तो अपने चैप्टर में भी या अपनी बुक में भी यही दिया हुआ है, यू। तो अगर आपको कहीं भी AMU में लिखा मिल जाए तो उसका मतलब भी यही है, यू। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है कि इसका मान क्या होता है, क्या परिभाषा है इसकी, या और तो वो देखते हैं अपने। तो इसकी परिभाषा देखो, स्टैंडर्ड परिभाषा इसकी डिफाइन की हुई है। आपको पता है कि जो फिजिक्स में परिभाषाएं हैं ना अपने, वो थोड़ी जो स्टैंडर्ड होती हैं वो अजीब सी होती हैं। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो पहला चैप्टर आता था उसमें 1 किलोग्राम की परिभाषा, 1 मीटर की परिभाषा दी होती थी। 1 किलोग्राम की परिभाषा उसमें दी थी कि प्लेटिनम इरिडियम से बना हुआ एक बेलन है जो पेरिस में रखा हुआ है, उसका वेट कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है। तो वैसी परिभाषाएं हैं, थोड़ी अजीब होती हैं, अपने को देखने में अजीब लगती हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड होती हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड वही परिभाषा चलती है। ठीक है, तो अब देखो परमाणु द्रव्यमान मात्रक की परिभाषा क्या होगी कि कार्बन परमाणु, इसमें जो आइडियल लिया हुआ है कार्बन परमाणु लिया हुआ है। अब जब क्या है कि कोई ना कोई चीज़ आइडियल लेनी होती है, क्यों लिया वो अलग बात है, आपको इतना याद रखना है भी जो आइडियल इसकी परिभाषा डिफाइन की हुई है वो कार्बन परमाणु लेके डिफाइन की है। और कार्बन परमाणु भी कौन सा, 6C12, क्योंकि कार्बन के अन्य समस्थानिक भी होते हैं, 6C13 कार्बन भी होता है, लेकिन कार्बन आपको लेना कौन सा है, 6C12 वाला कार्बन। इस कार्बन परमाणु के एक परमाणु का द्रव्यमान, अब इस कार्बन अपने जो ले लिया इसका एक परमाणु निकाल लें। ठीक है ना, एक परमाणु अलग से निकाल लें,
उसके द्रव्यमान का 12वां भाग। अब इसका जो द्रव्यमान होगा m, उसको क्या कर दे 12 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो इसके द्रव्यमान का जो 12वां भाग होगा उसको अपने एक u के द्वारा लिखेंगे। 12वां भाग एक u कहलाता है, तथा इसका जो मान होता है वो मान अपने को याद रखना है कि एक u बराबर 1.66054 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम इसका मान होता है, ठीक है। एक u द्रव्यमान का मान इतना होता है। तो देखो अब जो ऊपर परिभाषा लिखी हुई है बुक में तो ओनली इतनी परिभाषा है, लेकिन मैंने क्या है कि न्यूमेरिकली इसका मान निकाला हुआ है। भी ये मान बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, भी ऐसे नहीं बताया भी आया कहाँ से ये मान, तो वो आपको निकाल के बता देता हूँ मैं भी आया कैसे, क्योंकि जिज्ञासा होती है कई स्टूडेंट्स के मन में भी सर ये वैल्यू आई कहाँ से। तो देखो क्या है कि इसमें निकालते कैसे हैं मान। आपको पता है कि जो 6C12 हैं इसके 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है। भी अब आप कहोगे सर ये कैसे होता है 12 ग्राम भी इतने परमाणुओं का। तो देखो यहाँ से एक चीज़ पता लग रही है अगर आपने पढ़ी हुई हो, वो होता है 1 मोल, ठीक है। 1 मोल क्या होता है, जो किसी भी परमाणु का परमाणु भार होगा उसकी ग्रामों में मात्रा क्या कहलाती है, मोल कहलाती है, ठीक है। तो जो 6C12 है इसका जो परमाणु भार कितना है 12 है, या परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या 12 है। तो इसको अपने अगर क्या ले लें ग्रामों में ले लें, जैसे 12 ग्राम ले लें, तो वो क्या हो जाएगा इसका 1 मोल हो जाएगा। तो जो 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होती है वो इतनी होती है। तो अपने क्या उल्टा चल रहे हैं कि 6C12 के इतने परमाणुओं का द्रव्यमान तो कितना है 12 ग्राम है, और 12 ग्राम को पहले अपने किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं, 12 गुणा 10⁻⁻3, यानी इसको 1000 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो इतने किलोग्राम आ जाएगा। अब अपने को तो निकालना है कार्बन परमाणु के एक परमाणु का निकाल के और फिर उसका 12वां भाग करना है। तो इतने परमाणुओं का तो इतना है, और जब एक परमाणु का निकालेंगे तो क्या करेंगे इसको भाग दे देंगे। भी अगर मान लो आपको कह दें भी 10 पेनों का मूल्य 50 रुपये है, तो एक पेन का निकालो कितना आएगा, तो आप क्या करते हो 50 को 10 से भाग देते हो ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है भी इतने परमाणुओं का द्रव्यमान तो आपके पास इतना है, तो एक का निकालो। तो एक का निकालने के लिए इसका क्या दे दोगे, इसमें भाग दे दोगे, तो ये एक का आ जाएगा। अब इस एक परमाणु के द्रव्यमान का कितना लेना है आपने भाग, 12वां भाग लेना है। तो मतलब इसको आपको क्या करना है 12 से भाग दे देना है, जो ऊपर वाली संख्या ये एक परमाणु का द्रव्यमान आया। तो जब आप इसको 12 से भाग दोगे तो ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 10⁻³ और नीचे बचेगा 10⁻23 6.023 से गुणा करके, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, पावर ऊपर चली जाएगी ये वाली। सॉल्व करने का तरीका क्या है कि ये लगभग बन जाएगा 10⁻26 बन जाएगा। तो इसमें से क्या करो आप इसको 10⁻26 को लिखो आप 10⁻27 बना दो, क्योंकि ऊपर एक ही है। 27 कैसे बनाओगे, 10 के साथ गुणा कर दो, इसको ऐसे तोड़ दो, क्योंकि ये जब दोबारा करोगे तो 10⁻26 ही बनेगी ये। अब इस 10 को क्या करो इस 6.023 से भाग दे दो, तो भाग दोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो एक यू जो द्रव्यमान होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान इतने किलोग्राम के इक्वल होता है 1.66054 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि देखो दो चीज़ें दी हुई हैं, क्या है कि किसी भी तत्व के परमाणु के द्रव्यमान में इसमें उपस्थित जेड इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को भी सम्मिलित किया जाता है। कि परमाणु देखो दो द्रव्यमान है, एक तो नाभिकीय द्रव्यमान और एक परमाणु द्रव्यमान। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो बना दूंगा 5-7 मिनट की, अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, ओनली हिंट दे रहा हूँ आपको कि जो परमाणु द्रव्यमान और नाभिकीय द्रव्यमान है उसमें फ़र्क है कि एटॉमिक मास होता है एक तो, और एक होता है न्यूक्लियर मास, ठीक है। न्यूक्लियर मास मतलब परमाणु द्रव्यमान। तो इन दोनों फर्क क्या होता है कि न्यूक्लियर मास या नाभिकीय द्रव्यमान में ओनली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आ जाता है। लेकिन आपको पता है कि अगर टोटल परमाणु लें, एटॉमिक मास लें, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सभी का द्रव्यमान आ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमेशा इग्नोर किया जाता है कैलकुलेशन में। कारण क्या है उसका कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 10⁻31 के करीब होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का होता है वो 10⁻27 किलोग्राम। तो इसका मतलब जो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन से लगभग 10⁴ गुना ज़्यादा भारी होता है, मतलब 10,000 गुना ज़्यादा भारी होता है। तो इतना ज़्यादा भारी होने के कारण इसका मास कई बार अपने नहीं भी लेते, छोड़ भी देते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सही तरीका है उसमें क्या है कि जो परमाणु द्रव्यमान होगा उसमें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को भी सम्मिलित किया जाता है,
ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि परमाणु द्रव्यमान का शुद्धता से मापन द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा करते हैं। ये मैंने आपको बताया था, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ अलग अलग द्रव्यमान के कणों को अलग अलग कर देता है और ये कणों के द्रव्यमान को नापता भी है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान को शुद्धता से मापने का काम द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ करता है। ठीक है, ये जो अगर पॉइंट किसी के नहीं भी समझ आया तो मैं इसको अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा इसकी। देखो अब क्या है, एक यू द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा। भाई अब क्या था कि आइंस्टीन साइंटिस्ट थे जो अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने क्या है एक थ्योरी दी और वो थ्योरी बहुत ही ज़बरदस्त थ्योरी थी। क्या बताया था उन्होंने उस थ्योरी में? उन्होंने कहा कि कोई भी मास है जो एग्जिस्ट करता है इस ब्रह्मांड में रहता है, कोई भी मास है एम मास, वो क्या है एनर्जी के रूप में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है ना, एनर्जी होती है। उसने कहा कि मास क्या एक टाइप की एनर्जी है और इस मास को जब या द्रव्यमान को अगर आपको एनर्जी में कन्वर्ट करना है भी एक इतने द्रव्यमान के बराबर कितनी एनर्जी होगी, तो उसने आइंस्टीन ने एक समीकरण दी E बराबर mc²। इससे अपने किसी भी द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो कई तो क्या है कि जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, आध्यात्मिक कई बार मैंने सुना भी है लेक्चरों में, वो भी इसका क्या देते हैं रेफरेंस देते हैं आइंस्टीन की समीकरण का। ठीक है, कि अपने अध्यात्म में माना हुआ है, हिंदू धर्म में या कोई भी धर्म है उसमें माना हुआ है कि जो मनुष्य का शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, 5 तत्वों से मिलकर बना जो शरीर है और इसके अंदर क्या होती है आत्मा होती है और आत्मा क्या है एक टाइप की एनर्जी है। तो जो आध्यात्मिक मार्ग वाले लोग हैं वो मानते हैं कि ये 5 तत्व भी क्या है ऊर्जा का रूप है और आत्मा भी क्या है ऊर्जा है और ये पांचों तत्व इस प्रकृति में विद्यमान रहते हैं जिससे मनुष्य का निर्माण होता है और बाद में जब मनुष्य यानी खत्म हो जाता है तो पांचों तत्व ये प्रकृति में मिल जाते हैं और आत्मा भी इस प्रकृति में मिल जाती है। मतलब कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो होता है आदमी के जन्म और मरण में भी। ठीक है, ये मानते हैं वो लोग। मैंने एक लेक्चर सुना तो उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बताई थी, इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताई थी कि जो एनर्जी होती है वो यानी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। और आइंस्टीन ने बताया कि कन्वर्ट कब हो सकता है, अगर ये लाइट की स्पीड से चले तो, कि अगर किसी मास को अपने लाइट की स्पीड से चला दें, मतलब लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, तो वो मास किस में चेंज हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उन्होंने सर ने बताया कि जो पुराने टाइम में अपने ये सुनते थे कि वो गायब हो जाते थे, शक्तियाँ होती थी अलग अलग, जो अपने सीरियल वगैरह भी देखते हैं रामायण महाभारत, तो उसमें क्या हो जाते थे गायब हो जाते थे। तो वो गायब भी कहते इसी बेसिस पर होते थे। ठीक है, अब सही है थ्योरी नहीं है वो मुझे नहीं पता, मैं तो उन सर की बात बता रहा हूँ आपको कि वो कहते गायब क्या होते थे कि वो अपने मास को एनर्जी की फॉर्म में चेंज कर लेते थे। अब कहते करते कैसे थे, कहते वो टेक्नोलॉजी अपने को नहीं पता आज के टाइम में, लेकिन क्या पता कहते तब टेक्नोलॉजी हो। तो जब वो अपने आप को क्या करते थे, सी की स्पीड लाइट की स्पीड से चलाते थे। ठीक है ना, लाइट की स्पीड से कैसे चलाते थे वो कहते वो नहीं पता, तो वो तब की टेक्नोलॉजी है। और पुराने टाइम में मानते भी हैं भी भारत में जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो सी की स्पीड से चलाने पर जो अपना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और सी की स्पीड से अपने कहीं पे भी 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें थी इसमें। अब आइंस्टीन की जो ये समीकरण है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, उसने बताया कि मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और जो मास एक यू जो मास है उसके तुल्य एनर्जी होगी कितनी, ऊर्जा कितनी होगी भी, इतने द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा कितनी होगी। तो अपने को क्या करना होगा, इस मास की जगह एम की जगह आपको इस द्रव्यमान का मान रख देना है किलोग्राम में। ठीक है, तो किलोग्राम में मान रखोगे तो सी का मान प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ सेकेंड होता है इसका वेग, तो वो अपने रख देंगे और किलोग्राम द्रव्यमान रख देंगे। तो जो प्रकाश का वेग है उसका मान 2.9979 यानी लगभग 100% शुद्ध मान रखा हुआ है। ये अपने जो मान यूज करते हैं अप्रोक्सीमेट मान होता है, सही मान इसका ये होता है। ठीक है, तो वो मान रख दिए क्योंकि आपकी बुक में यही रखा हुआ है। तो जब अपने इसको सॉल्व करेंगे तो इतने जूल ऊर्जा बराबर आ जाएगी, मतलब एक यू द्रव्यमान के तुल्य है इतनी ऊर्जा आ जाएगी भी। एक यू द्रव्यमान को अगर अपनी ऊर्जा में चेंज कर दें तो वो इतनी ऊर्जा देगा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका मान क्या होता है, तो आपको पता है कि जब भी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो तो अपने क्या करते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग देते हैं। प्रीवियस चैप्टर में मैं इसको बता चुका हूँ जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, वहाँ से आप देख सकते हो।
ठीक है। तो जब आप इसको भाग दोगे तो क्या आएगा आपके पास, ये तो आ जाएगी ऊपर 10 की पावर 9 बन जाएगी, क्योंकि 19 ऊपर जाएगी और -10 यहाँ पे है, तो 10 की पावर 9। और इन दोनों का जब भाग दोगे तो एक आप क्या करो, इसमें ये 1.49 है तो इसको लगभग 1.5 मान लो, और नीचे 1.6, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, तो 16 में 15 का 15 में 16 का भाग दे दो आप, तो 0.9315 आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको मैं लिख रहा हूँ 931.5 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 10 की पावर 6 को अपने एक बोल देते हैं मेगा, ठीक है ना। यहाँ ये एक चीज़ नहीं है कि 10 की पावर 6 को मेगा कहा जाता है। तो जो ये ऊर्जा आ रही है आपकी 10 की पावर 6 में, इसको मैंने लिख दिया MeV, मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 की पावर 6 मेगा होती है, जैसे जैसे पावर्स आती जा रही हैं आप नाम याद करते चलो। 10 की पावर -6 आई थी, इसको म्यू बोलते हैं या माइक्रो बोल देते हैं, ठीक है। 10 की पावर -9 को क्या बोलते थे अपने, इसको नैनो बोल देते थे, ठीक है। 10 की पावर -12 को पिको बोल देते थे, और 10 की पावर -15 आपने ऊपर पढ़ ही लिया, फर्मी बोलते हैं इसको। ऐसे अलग अलग पावर्स के नाम हैं। तो 10 की पावर 6 को अपने मेगा बोल देते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अतः एक यू द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांस हैं, आपको क्या दे देंगे, आपको क्वेश्चन आएगा कि एक यू द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा ज्ञात करो, तो आपको ये सारी कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या कई बार ऐसा भी आ जाता है कि सिद्ध करो कि एक यू द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। तो सिद्ध भी कर सकते हो। अब 2 लाइनें नीचे और लिखी हुई हैं, ये आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए हैं लाइनें, ठीक है ना। न्यूमेरिकल में इसका यूज होता है। तो देखो क्या है, आपको पता है कि E बराबर mc² होता है, और E का मान अभी अपने निकाला है कितना, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस mc² के बराबर में क्या रख देता हूँ, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस m की जगह आपको पता है कि एक U आता है, ठीक है। तो एक U का मान अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, क्या किया, E की जगह तो 931.5 रखा, और M की जगह एक U रखा, C को C पड़ा रहने दिया। तो एक U का मान जो आ जाएगा वो C यहाँ बटे में आ जाएगा, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा c², ठीक है। इसका यूज कैसे होगा वो अभी अपने क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, वहाँ आ जाएगा। कि अगर मान लो आपको कह दें भी 2.57 यू के तुल्य ऊर्जा ज्ञात करो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हमेशा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेंगे आपसे। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब आपको ऊर्जा पूछ ली इतने यू द्रव्यमान के तुल्य 2.57, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, 2.57 को 931.5 से आप गुणा कर दोगे, ठीक है। गुणा कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा आ जाएगी। तो ये इसका मतलब ये है कि जब भी आपको यू में द्रव्यमान हो उसको ऊर्जा में बदलना हो तो इससे गुणा कर दो आप, ठीक है। अब c² वाला क्या फंडा है ये आप अपने एग्जाम्पल में करेंगे। उससे पहले क्या है कि एक टॉपिक और करते हैं अपने, और वो टॉपिक है अपना द्रव्यमान क्षति व नाभिकीय बंधन ऊर्जा। क्या होती है द्रव्यमान क्षति और क्या होती है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। तो देखो क्या है कि द्रव्यमान क्षति इसमें होती है, नाभिक का निर्माण प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर होता है। आपको पता ही है अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में, परंतु प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है m, वो क्या होता है, न्यूक्लिनो यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान सिग्मा m से कुछ कम होता है, और द्रव्यमान के इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। इसे डेल्टा m से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो हुआ क्या कि आपको पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं या नाभिक का निर्माण करते हैं। ये न्यूक्लियस लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या है कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके नाभिक बनता है तो जो इनका द्रव्यमान है वही इसका द्रव्यमान होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मिलकर बनता है। लेकिन वास्तव में अगर अपने इसके द्रव्यमान को सिग्मा m से लिखें और इसके द्रव्यमान को कैपिटल M से लिखें, ये निशान दिए हुए हैं कि जो नाभिक का द्रव्यमान है वो कैपिटल M और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान है वो सिग्मा m। तो होना तो क्या चाहिए था, बराबर होना चाहिए था इन दोनों को, क्योंकि इनसे मिलकर नाभिक बनता है। लेकिन वास्तव में क्या हुआ कि ये बराबर ना होके जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है वो इनसे थोड़ा कम आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। मतलब ये दोनों मिले, नाभिक का निर्माण हुआ लेकिन नाभिक का द्रव्यमान कम निकला। तो इसका मतलब इनका जो बीच का द्रव्यमान था वो कहीं ना कहीं गायब हो गया। जो द्रव्यमान कम आ रहा है इसका, वो द्रव्यमान कहीं ना कहीं गायब हुआ है। तो वो द्रव्यमान कहाँ गया, तो उसे अपने क्या कह देते हैं, द्रव्यमान क्षति कह देते हैं। भी कुछ द्रव्यमान क्या हो गया, नष्ट हो गया।
अब नष्ट हुआ कैसे, क्यों हुआ, वो सारी एक्सप्लेनेशन क्या है कि आगे आएगी। तो देखो होता क्या है, पहले अपने इसको मैथमेटिकल रूप में समझते हैं कि मान लो, और यानी डीपली समझते हैं इस टॉपिक को, कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान तो क्या होता है, एम पी होता है, और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अपने कितना मान लिया, एम एन मान लिया। ठीक है। अब आपको पता है कि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जेड से लिखते हैं और न्यूट्रॉन की संख्या ए माइनस जेड से लिखते हैं, क्योंकि एन बराबर ए माइनस जेड होता है, आपको पता है। तो सभी प्रोटॉनों का द्रव्यमान निकाल लेते हैं, बिनाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे तो जेड इंटू एम पी होंगे, क्योंकि एक का एम पी है तो जेड का कितना हो जाएगा, जेड एम पी। और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान निकालेंगे तो ए माइनस जेड एम एन हो जाएगा, क्योंकि इतने न्यूट्रॉन है और एक का इतना है तो इतने का कितना हो जाएगा, दोनों से गुणा कर देंगे। तो अब टोटल न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यानी न्यूक्लियनों का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, इसके इक्वल। तो सिग्मा एम, ये तो क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, सिग्मा एम किसके बराबर होगा, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन। ठीक है, तो ये हो गया। तो एक तो क्या है, अपने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों का निकाल लिया। अब इन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों से मिलकर जब नाभिक का निर्माण हुआ तो इस नाभिक को तोड़ के देखा। ठीक है, तो नाभिक को तोड़ने पर दिखा कि ये जो नाभिक है ये तो हल्का आ रहा है इनसे थोड़ा सा, सॉरी ये साइन उल्टा लगा दिया, हल्का आ रहा है नाभिक तो इनसे थोड़ा सा। तो वो क्या है कि अपने मान लेते हैं कि जो नाभिक का द्रव्यमान आ रहा है वो कैपिटल एम मानते हैं अपने, 20 को जब तोलते हैं तो द्रव्यमान कैपिटल एम आता है। तो जो द्रव्यमान क्षति अपने परिभाषित करते हैं वो करते हैं इन दोनों का अंतर द्रव्यमानों का। भी सिग्मा एम में से कैपिटल एम माइनस करे तो वो द्रव्यमान क्षति आ जाती है, डेल्टा एम से लिखते हैं। और सिग्मा एम का जब मान रखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम कैपिटल का। ठीक है, तो ये द्रव्यमान क्षति का सूत्र है। अगर आपसे एक नंबर में पूछे द्रव्यमान क्षति का सूत्र लिखिए तो ये लिख सकते हो, और अगर आपको द्रव्यमान क्षति निकालने को कह दें तो वह भी आपके न्यूमेरिकल में करेंगे, वहाँ सीखेंगे भी कैसे निकालते हैं। अब यहाँ तक द्रव्यमान क्षति तक पढ़ लिया, लेकिन अभी तक आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा भी ये द्रव्यमान क्षति है क्या चीज़, कम क्यों होता है भी द्रव्यमान, इसका कारण क्या है उसका कम होने का। ठीक है, तो वो कारण क्या है कि पहले तो कारण नहीं पता लगा, लेकिन फिर क्या है कि जब आइंस्टीन ने अपना द्रव्यमान ऊर्जा का सिद्धांत दिया तो उससे इस चीज़ की व्याख्या संभव हो पाई। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी है कि द्रव्यमान क्षति का सैद्धांतिक स्पष्टीकरण आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से दिया जाता है। सैद्धांतिक स्पष्टीकरण इससे देते हैं भी होता क्यों है ऐसा, द्रव्यमान क्षति आती क्यों है। तो आइंस्टीन ने क्या बताया, उसने क्या किया कि एक नई चीज़ परिभाषित की, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। ठीक है, और ये नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहाँ से आई, द्रव्यमान क्षति से ही आई, ये वाली जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा आई है आपके पास। तो देखो क्या है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा भी पढ़ेंगे और कारण भी पढ़ेंगे द्रव्यमान क्षति का। तो आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान क्षति वाला जो द्रव्यमान होता है, मतलब जो द्रव्यमान में फर्क आ रहा होता है, वो द्रव्यमान कहाँ जाता है, वो कहता कि नाभिक में ऊर्जा के रूप में उपस्थित होता है। वो कहता कि नाभिक में ये वाला जो द्रव्यमान है किस में चेंज हो जाता है, ऊर्जा में चेंज हो जाता है। तो उसने कहा कि जो द्रव्यमान क्षति वाला द्रव्यमान है वो कहाँ चला जाता है, यानी ये डेल्टा एम ऊर्जा के रूप में चेंज हो जाता है, और इस ऊर्जा को अपने क्या बोल देते हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा कह देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बंधन ऊर्जा। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होती है कि द्रव्यमान क्षति वाला द्रव्यमान जो होता है नाभिक में ऊर्जा के रूप में उपस्थित होता है, इसको बंधन ऊर्जा कह देते हैं। अब बंधन ऊर्जा कहते क्यों है इस ऊर्जा को, क्योंकि यह ऊर्जा नाभिक के अंदर सभी प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को बांध कर रखती है। क्योंकि आपको पता है कि जो मान लो जब नाभिक का निर्माण हो रहा है तो उसमें बहुत सारे प्रोटॉन होंगे। मान लो अगर आप सोडियम की बात कर रही हो तो सोडियम में 11 प्रोटॉन होंगे, और आपको पता है नाभिक का जो साइज होता है वो 10 की पावर माइनस 15 मीटर की त्रिज्या का होता है। तो इतने कम द्रव्यमान में इतने प्रोटॉन रहेंगे तो आपको पता है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इन पर प्रतिकर्षण बल काम करेगा इनके बीच। तो प्रोटॉन एक दूसरे को धकेलने का प्रयास करेंगे, दूर दूर जाने की ट्राई करेंगे, लेकिन फिर भी वो नाभिक में क्या रहते हैं, एक बहुत ही छोटे द्रव्यमान में उपस्थित होते हैं, बहुत ही छोटे आकार में वो रहते हैं। तो वो क्या है कारण उसका, को आइंस्टीन कहता कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिलके नाभिक का निर्माण करते हैं तो इनका जो कुछ द्रव्यमान क्या हो जाता है, जो कम होता है, वो द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में बदल जाता है, और वो ऊर्जा इनको आपस में बांध कर रखती है, ये वाली ऊर्जा। ठीक है ना। तो द्रव्यमान क्षति से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको बंधन ऊर्जा कहते हैं, और यह बंधन ऊर्जा नाभिक के सभी न्यूक्लियनों को बांध कर रखती है।
ठीक है। और आपको पता है जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाली थी तो वो माइनस में आई थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी जैसे, ठीक है। तो अब यदि इस बंधन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा नाभिक को दी जाए तो उसके समस्त न्यूक्लियन मुक्त हो जाएंगे क्योंकि कुल ऊर्जा शून्य हो जाएगी। तो क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं, एक पार्टिकल आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि जो हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसी होती है। तो ये तो क्या होती है, उनकी खुद की ऊर्जा होती है। तो वैसी ऊर्जा नेगेटिव एनर्जी इन पार्टिकल की भी होती है जो नाभिक में उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अगर इतनी ही एनर्जी इनको दे दें तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जीरो होती है -13.6 और इसको +13.6 दे दें तो इसको आपने क्या बोला था, आयनन ऊर्जा बोला था वहाँ पे। वही चीज़ यहाँ पे बंधन ऊर्जा बन जाती है। मतलब इतनी ऊर्जा के बराबर अगर आप ऊर्जा दे दोगे तो उसकी कुल ऊर्जा जीरो हो जाएगी, मतलब उसके समस्त न्यूक्लियन मुक्त हो जाएंगे, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इतनी ऊर्जा क्या होती है देनी उनको पॉसिबल नहीं होती क्योंकि इस ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है मुक्त वाली। कभी भी आप नाभिक से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फ्री नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है कि आपको समझाने के लिए बताया हुआ है भी बंधन ऊर्जा होती क्या है। दो पॉइंट दे रखे हैं, दोनों ही पॉइंट नॉट पॉसिबल हैं भी, ये चीज़ संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए क्या है कि ऐसे मान सकते हो आप समझने के लिए कि अगर तो किसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे बंधे हुए हैं और प्लस उसको क्या दें, ऊर्जा दें, और वो ऊर्जा किसके बराबर हो, इसकी बंधन ऊर्जा के बराबर हो, तो कुल ऊर्जा तो जीरो हो जाएगी और प्रोटॉन न्यूट्रॉन सारे मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और अगर क्या करें, अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में ला के जोड़ दें, नज़दीक लाकर जोड़ें, तो जुड़ने से तो नाभिक बन जाएगा और जो इनकी क्या होगी, बंधन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा यहाँ से मुक्त होती है, ठीक है ना। ये दो कंडीशंस पॉसिबल है, लेकिन ये वास्तव में संभव नहीं है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। तो ये दो पॉइंट नीचे लिखे हुए हैं। अब यदि तो नाभिक को बंधन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा दे तो उसके न्यूक्लियन मुक्त होंगे, नॉट पॉसिबल, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, आपके समझने के लिए बताया हुआ है और ना ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इतना। और या यदि द्वितीय स्थिति के अनुसार न्यूक्लियनों को नज़दीक लाकर नाभिक का निर्माण करें तो बंधन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है। कारण क्या उसका मुक्त होने का, क्योंकि वहाँ कुछ द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अतः बंधन ऊर्जा से ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद कर लो अच्छी तरीके से। बंधन ऊर्जा से हमें यह पता चलता है कि नाभिक में न्यूक्लियन कितने अच्छी तरह से बंधे हुए हैं। मतलब जिस नाभिक में ज़्यादा अच्छी तरह से बंधे हुए होंगे उसकी बंधन ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी जिसकी जितनी ज़्यादा बंधन ऊर्जा उतना ही वो नाभिक क्या होता है, अच्छे तरीके से बंधे होते हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब बंधन ऊर्जा निकालते कैसे हैं, तो आपको पता है कि डेल्टा एम तो क्या होता है, द्रव्यमान क्षति होती है। तो इसके तुल्य ऊर्जा निकाल लो, तो डेल्टा ई बी बंधन ऊर्जा का चिन्ह है, डेल्टा ई बी, बी का मतलब बाइंडिंग एनर्जी से है, ठीक है। तो डेल्टा ई बी किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति और इंटू सी स्क्वेयर। तो डेल्टा एम का मान आपने ऊपर निकाला हुआ है, अभी आपने निकाला तो ऊपर द्रव्यमान क्षति का ये समीकरण थी ये वाली, तो ये वाला मान आप नीचे रखो। तो जब आप इस मान को नीचे रखोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एम की जगह तो ये वाली सारी वैल्यू आ जाएगी और इनटू में क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। तो इससे आप बंधन ऊर्जा निकाल सकते हो। तो ज़्यादातर क्या है कि आपको ये न्यूमेरिकल में काम आते हैं ये वाले जो फॉर्मूले हैं। तो आज आपने तीन चीज़ें यहाँ पे मेन सीखी। पहले नंबर पर परमाणु द्रव्यमान मात्रक एक यू किसके बराबर होता है, 1.66054 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने द्रव्यमान क्षति के बारे में सीखा कि नाभिक में जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़ के नाभिक का निर्माण करते हैं तो उनको बांधने के लिए क्या होती है, ऊर्जा एक वहाँ पे मुक्त होती है और वो ऊर्जा बनती कहाँ से है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुछ द्रव्यमान उस ऊर्जा का निर्माण कर देता है वहाँ पे, ठीक है। और तीसरी आपने क्या बंधन ऊर्जा पढ़ी, उसका सूत्र पढ़ा, द्रव्यमान क्षति को सी स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, बंधन ऊर्जा आ जाएगी। अब जितनी चीज़ पढ़ी उस पर एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा इस टॉपिक में भी न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, कैसे अपने निकालते हैं बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान क्षति। तो आपकी बुक का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो अनसॉल्वड है, लास्ट में दिए हुए हैं। क्या है कि 26 Fe56 नाभिक दिया हुआ आपको, इसके लिए बंधन ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। और आपको इसमें दिया क्या हुआ है कि 26 Fe56 का द्रव्यमान है जो वो 55.9349 U है, ठीक है। ये 26 Fe56 मतलब ये आपको कैपिटल M की वैल्यू दी हुई है, उस नाभिक का द्रव्यमान दिया हुआ है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो दिया हुआ है वो 1.00867 U है,
क्योंकि आपको पता है जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होता है, ठीक है। और इसको जब अपने क्या करेंगे, यू में कन्वर्ट करेंगे तो इसको भाग दे देंगे 1.66054, तो लगभग इतना आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतने यू होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान इतने यू होता है। ये आपकी बुक में टेबल बना के भी दिए हुए हैं द्रव्यमान। और लास्ट में एक चीज़ दी हुई है जो मैंने अभी आपको बताया था, न्यूमेरिकल में काम आएगी, कि एक यू द्रव्यमान इतनी ऊर्जा के तुल्य होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा सी स्क्वेयर। अब इस बटा सी स्क्वेयर का क्या काम होता है वो देखो इस न्यूमेरिकल में पता लगेगा भी अपने क्यों निकाला था ऐसा मान, एक यू द्रव्यमान का मान ऐसा क्यों निकाला वो यहाँ पे पता लगेगा आपको। तो देखो क्या होगा, 26 Fe56 का जो द्रव्यमान है कैपिटल एम वो इतना है। अब एम पी यानी एक प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है। जो जो चीज़ें लिखी हैं उसको मैंने चिन्ह के रूप में लिख लिया, ठीक है, क्योंकि आपको जो सूत्र होता है उसमें ओनली चिन्ह आते हैं तो उसके रूप में लिख लिया जो जो चीज़ें दी हुई हैं। तो 26 Fe56 के लिए अपने को पता है कि सूत्र से z बराबर 26 है, क्योंकि ये नीचे वाली वैल्यू z होती है, z बराबर 26 है। और ए की वैल्यू क्या है, 56 है। ऊपर क्या होता है, ए होता है ये वाली वैल्यू, तो ए की वैल्यू 56 आ गई। तो ए माइनस जेड क्या आ जाएगा, 56 माइनस 26 मतलब 30 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके सूत्र में ए माइनस जेड और जेड दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो अब आपको पता है कि जो बंधन ऊर्जा होती है वो बंधन ऊर्जा डेल्टा ए बी इसके बराबर होती है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दोगे, आपको सारी वैल्यू पता है। तो अपने क्या करते हैं, बंधन ऊर्जा निकालने के लिए जेड की वैल्यू 26, एम पी प्रोटॉन का द्रव्यमान यू में, अब इसके साथ आना तो यू चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ए माइनस जेड की वैल्यू 30 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इतने यू आ जाएगा, क्योंकि एक यू की वैल्यू 1.6605 गुणा 10⁻⁻27 होती है। तो यू आप छोड़ नहीं सकते। जैसे आप माइक्रो लगाते हो, कुलाम वाले जो चैप्टर था विद्युत क्षेत्र वाला, उसमें माइक्रो लगाते थे तो माइक्रो को छोड़ते नहीं थे, वो 10⁻⁻6 के रूप में रहता था। या एंगस्ट्रॉम लगाते हो तो वो एंगस्ट्रॉम साथ साथ चलता था 10⁻⁻10 के रूप में, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे, यू को छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है। और इसके साथ भी क्या आ जाता है, यू आ जाता। तो मैंने तीनों यू क्या कर लिए, यहाँ कॉमन ले लिए एक ही स्टेप में। तो यहाँ यू लगाने की बजाय मैं बाहर यू लगा रहा हूँ और साथ में सी स्क्वेयर को सी स्क्वेयर ही रख रहा हूँ, ठीक है। सी स्क्वेयर को सी स्क्वेयर, आपको हर एक न्यूमेरिकल ऐसे ही करना है बंधन ऊर्जा वाला। तो अब डेल्टा ई बी क्या करेंगे, 26 को इससे गुणा कर देंगे, 30 को इससे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, और टोटल ये 56.46368 आ जाएगा, और माइनस का ये। तो जब आप इसको घटाओगे तो इतना आपके पास मान आ जाएगा यू। ये जो मान आ रहा है यू के रूप में, ये आपके पास द्रव्यमान क्षति है, ठीक है। अब एक तरीका तो ये होता है इसको ऊर्जा में चेंज करने का कि आप यहाँ पे u का मान रखो, u का मान 1.66054 गुणा 10⁻⁻27, सी स्क्वेयर का मान रखो तो c का मान 3 गुणा 10⁻8 होता है, 9 गुणा 10⁻16। तो एक तरीका तो ये है कैलकुलेट करने का भी, इन दोनों का मान रखो फिर गुणा करो सबको। तो इस तरीके से बचने के लिए अपने क्या करते हैं, लंबे तरीके से बचने के लिए इस एक u की जगह, ये एक u है, वास्तव में आपको u लग रहा है लेकिन एक u, क्योंकि एक हर एक के साथ गुणा में होता ही है, तो एक u के बराबर अपने यहाँ पे क्या रख दिया, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बटा में सी स्क्वेयर इकट्ठा रख दिया। हमेशा आपको ऐसे ही करना है, u के रूप में उत्तर निकालना है, और इस u की जगह पे आपको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता सी स्क्वेयर। वैसे तो क्या होता है कि 931.5 होती है, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको 931 दी हुई है यहाँ पे ऑलरेडी, तो आप 931 यूज करोगे, 0.5 नहीं लगाओगे इसमें, ठीक है ना। आपको ऊपर दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, तो आपको न्यूमेरिकल के हिसाब से ही चलना है। तो सी स्क्वेयर से अब सी स्क्वेयर कैंसिल हो गया, ये अपने को बड़ी चीज़ मिल गई। अब आपको इन दोनों का बस गुणा ही करना है, 931 को इससे गुणा करना है, तो आपके पास इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्ट ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा। तो सी का मान रखने की जरूरत नहीं पड़ती, यू का मान रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ओनली सीधा आपने ये रख के और आपके पास ऊर्जा आ जाएगी। तो आगे से बंधन ऊर्जा का जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसको आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। इस न्यूमेरिकल को अगर आप 3-4 बार करके देख लेते हो तो आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा ये न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये थे अपने 3 टॉपिक, इनको आप अच्छे तरीके से करो, बुक में लिख के देखो, इसके बारे में बुक से पढ़ो आप। तो और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हो या कोई सजेशन हो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। और बाकी क्या है कि जो कई टॉपिक हार्ड लगेंगे, जैसे इसमें एक टॉपिक आ रहा है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टीन का, ठीक है, तो वो आपकी बुक में नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि अगर आपको अच्छा लगे
अगर मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, आप येस या नो में कमेंट में मुझे बता देना कि अगर आपको अच्छा लगे तो मैं उन टॉपिक पर 5-5 मिनट या 7-7 मिनट में उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। ठीक है, मेरा ये मानना है कि आपको थोड़ा सा उस टॉपिक के बारे में नॉलेज दे दूँ जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है। और कई स्टूडेंट कह रहे थे कि सर कैलकुलेशन के लिए वीडियो बनाओ, तो कैलकुलेशन फिजिक्स में कैसे करते हैं आसान, उसके लिए भी मैं एक वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा, जिससे आपको न्यूमेरिकल करने आसान हो जाएंगे। भी 10 की पावर कैसे कन्वर्ट होती है, मेगा म्यू ऐसे आ जाते हैं, उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में आपको आइडिया मैं दे दूँगा। तो इसको देखें, आप अपना नॉलेज बढ़ाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।